वो करेंगे एग्रीगेट सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। तो ये पार्ट 2 है और हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के। और इस यूनिट को समझने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों को समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं एग्रीगेट सप्लाई से। 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, इस ढंग से पूछी जाती है। और कभी कभी इसके कंपोनेंट्स वगैरह पूछ ले जाते हैं। और एक क्वेश्चन और इसमें से बनता है, और वो बनता है कि 45 डिग्री एंगल पर एग्रीगेट सप्लाई की लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं बोर्ड में, इसलिए इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड जब हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, तो उसमें हमने कहा था कि जो एक्सपेंडिचर किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा उससे क्या जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी। जो एक्सपेंडिचर होगा उसी से हमारी इनकम होगी। एक्सपेंडिचर किया जाएगा प्रोडक्शन पर। तो अब यहाँ पर बहुत सरल सा हमारे पास आ जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है, जब डेफिनेशन पूछी जाएगी तो डिमांड में एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा, और सप्लाई में क्या हो जाएगा, उस एक्सपेंडिचर से जो फ्लो हो रहा है, जो उस एक्सपेंडिचर करने से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में एग्रीगेट डिमांड में जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा था, अब यहाँ पर वही एक्सपेंडिचर एज ए फ्लो हम स्टडी करेंगे। और जब हम उसे एज ए फ्लो स्टडी करते हैं तो उस चीज को कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पर भी फिर से मैं कह देता हूँ, जैसे हमने कल कहा था कि एक्स एंड एडी होता है, ऐसे ही ये एक्स एंड ए एस भी होता है। एक्स एंड ए एस का मतलब है प्लानिंग, नॉट एक्चुअल। तो ये प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म के लिए केनियन थ्योरी है, शॉर्ट टर्म के लिए बनाई गई है, 2 सेक्टर इकोनॉमी को बेस लेकर के बनी हुई है ये थ्योरी। और इसमें एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, प्लान्ड को उन्होंने एक्स एंड के नाम से कहा है, एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड था, एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई था। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई मीन्स प्लान्ड सप्लाई, प्लानिंग से जो सप्लाई किया जा रहा है, नॉट एक्चुअल सप्लाई, नॉट एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई, ओनली प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 1 अकाउंटिंग ईयर में जो एग्रीगेट सप्लाई मीन्स जो गुड्स एंड सर्विसेज से जो फ्लो आएगा उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। इट रेफर्स टू दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ commodities in the economy at given point of time, which is measured in time of value added or the total income generated। जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है, इसीलिए हम एएस को वाई भी कहते हैं। इसे इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सप्लाई को ही वाई कहा जाता है, वाई फॉर इनकम। तो जो एग्रीगेट सप्लाई होगी, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है, या इनकम ही एग्रीगेट सप्लाई होता है। जो इनकम होती है किसी भी इकोनॉमी में, किसी कंट्री की जो इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई होती है। और एग्रीगेट सप्लाई किस चीज से बना है, जो एग्रीगेट डिमांड में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पर, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसी का फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज में यहाँ पर एएस, और उसी को हम वाई फॉर इनकम, उसी को हम इनकम के नाम से जानते हैं। It is assumed that short run the price of goods do not change
ये शॉर्ट रन के लिए बना रखा है। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जो ये थ्योरी हमारे पास इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये शॉर्ट रन थ्योरी है और टू सेक्टर इकोनॉमी की है। टू सेक्टर इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर जिस इकोनॉमी में केवल काम करते हैं उसे हम टू सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, और यहाँ पर उसी पर वो किया गया है। तो ये एज्यूम किया जाता है कि शॉर्ट रन में प्राइस चेंज नहीं हो सकती है गुड्स में, ये एज्यूम किया गया है। इसीलिए हम इसे एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। जैसे एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड था, ऐसे ही एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई भी है। इसे एज्यूम किया जाता है। इट इज एज्यूम दैट इन द शॉर्ट रन द प्राइस ऑफ गुड्स डू नॉट चेंज एंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनाइट होती है एग्रीगेट सप्लाई। At the given price level, output can be increased till all resources are fully employed. So how much will be the aggregate output will be primarily depend upon how much is the aggregate demand in the economy. जितना aggregate demand होगा उतना ही aggregate supply भी ज़्यादा होगा। It means जितना एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज रहेगा तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज रहेगा, और अगर वो लेस रहेगा तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लेस रहेगा। तो ये पूरी तरह से किस पर बेस्ड होता है? एग्रीगेट सप्लाई पूरी तरह से बेस्ड होता है एग्रीगेट डिमांड पर। जितना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगा, इट मीन्स जितना गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा उतना ही ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होगा। इट मीन्स उतनी ही ज़्यादा इनकम भी होगी। तो ग्रेटर एग्रीगेट डिमांड, ग्रेटर इनकम, और ग्रेटर एग्रीगेट सप्लाई। और लेसर एग्रीगेट डिमांड, अगर गुड्स एंड सर्विसेज पर कम खर्च हो रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगी, एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई मीन्स इनकम भी कम होगी। और ये एज्यूम किया जाता है कि शॉर्ट रन में प्राइस, गुड्स की जो प्राइस होती है वो चेंज नहीं होती है। बहुत जो शॉर्ट पीरियड होता है इमीडिएट चेंज नहीं होती है, इसलिए जो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो इन्फिनिटी होती है। ये कुछ चीज़ें इसके बेस में हम समझ लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। अब हम इसका कंपोनेंट पर बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है सी फॉर कंजम्पशन, दूसरा कंपोनेंट है एस फॉर सेविंग। तो दो चीजें हैं, इसे थोड़ा सा आप समझ लेंगे। कंपोनेंट ऑफ ए एस, और ये है सी प्लस एस। सी जो इंडिकेट कर रहा है वो कंजम्पशन को इंडिकेट कर रहा है, और एस जो इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है सेविंग को। ये सेविंग्स, तो कंजम्पशन एंड सेविंग, सी प्लस एस इक्वल्स टू ए एस, और ए एस को ही हम वाई कहते हैं। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारे पास पहले क्या आया था। हमने प्रीवियस जो वीडियो आपसे डिस्कस किया था पार्ट 1, उसमें एडी के कंपोनेंट हमने वो किए थे, और एडी के कंपोनेंट को समझने के पास हमारे पास आया था सी प्लस आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये दो चीजें हमारे सामने आई थी। तो एडी जो बना था वो सी प्लस आई से बना था, ए एस जो बना है वो सी प्लस एस से बना है। तो सी कॉमन है, सी एडी में भी है, सी ए एस में भी है, दोनों में सी है कंजम्पशन। अब आप देख लीजिए कि हम ए एस को इनकम कह रहे हैं, ए एस को वाई कहते हैं, और वाई को हम इनकम कहते हैं, वाई को ही हम इनकम कहते हैं, वाई को ही इनकम कह रहे हैं। जो हमारे पास जनरली हमारे पास जो इनकम होती है वो शॉर्ट रन में उस इनकम को हम क्या करते हैं, शॉर्ट रन में इनकम को किया जाता है सी एंड एस। हमारे पास सपोज कर लीजिए 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, हमने 50 रुपीज एक्सपेंडिचर कर लिया,
₹50 एक्सपेंडिचर कर लिया गुड्स पर, किसी भी गुड्स पर हमने एक गुड पर खर्च कर लिया, या कोई गुड है ₹50 की, ₹50 की, तो ₹100 में से हमने ₹50 एक्सपेंड कर लिया, इसे हमने कहा है सी। ये हो गया सी। तो अब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50। अब जो ये 50 हमारे पास बैलेंस रह जाएगा वो क्या है, वो है सेविंग। ये अब हमारी सेविंग कहलाएगी, सेविंग। तो ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हो गया। बेसिकली इनकम से क्या हो रहा है, इनकम से दो ही चीज बनती हैं, y जो होता है y इक्वल्स टू सी प्लस एस, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। y जो होता है वो c एंड s से मिल करके बनता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। इसे हमने ए एस भी कहा और y भी कहा है। c कंजम्पशन होता है, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है। शॉर्ट रन में जो इनकम थी उसे स्पेंड किया हाउस होल्ड ने कंजम्पशन पर, और बाकी जो उसके पास बच गया वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट रन में सेविंग हो जाएगी। प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किया तब जाकर के प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस कर रखा है। एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है किस पर, प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, और ये है कंजम्पशन पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो सी प्लस आई था कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन पर एक्सपेंडिचर। उसके बाद एक इनकम आ गई, वो हो गया वाई। अब वाई में क्या रह जाएगा हमारे पास, वाई को हम सी प्लस एस करते हैं, सी प्लस एस इक्वल्स टू वाई हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं y माइनस सी इक्वल्स टू एस, y माइनस सी इक्वल्स टू एस। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल जब आएंगे तो इन चीजों को, सारी चीजें हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमारे पास c दे रखा है और हमें s कैलकुलेट करना है तो हमें करना पड़ेगा y माइनस सी इक्वल्स टू एस, और अगर हमारे पास s दे रखा है y माइनस एस इक्वल्स टू सी, तो ये हो जाएगा y जो होता है ये बनता है c प्लस एस से। c प्लस एस क्या हो जाएगा, हम c प्लस एस को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, y माइनस सी इक्वल्स टू एस हो जाता है। और इसी चीज को हम कह सकते हैं y माइनस एस इक्वल्स टू सी। तो ये हमारे पास एक इसके कंपोनेंट भी हो गए, हमने दोनों को मैच कर लिया। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के दोनों के कंपोनेंट्स को हम साथ लेकर के चले हैं, और दोनों के कंपोनेंट जब हमने साथ लेकर के चले हैं तो हमने सी प्लस एस जो एग्रीगेट सप्लाई का और इनकम का वो है उसे समझ लिया है। क्योंकि आई जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, और शॉर्ट रन में हमारे पास जो इनकम बचती है उस इनकम को हम या तो सी करते हैं या एस करते हैं। सी फॉर कंजम्पशन, एस फॉर सेविंग। जो इनकम थी उसे कंजम्पशन कर लेंगे और जो बच जाएगी उसे सेव कर लेंगे। तो यही दो कंपोनेंट हैं एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड के जब मैंने आपको कंपोनेंट वो किए थे, डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बताया था, और फाइनली इनको भी अगर इसी के साथ वो किया जाए तो ये रह गया था सी प्लस आई। तो अब हमारे पास दो चीजें सामने आ गई हैं। आगे जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा, जब हम इस थ्योरी को और डिटेल से पढ़ना शुरू कर लेंगे, तो जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसमें, उनमें ये सारी चीजें हमारे पास उस समय काम आएंगी। और हम अब दो चीजें अब हमारे सामने आ गई हैं। हमने जो कल पढ़ा था, जो पिछले उसमें वीडियो में हमने समझा था, उसमें हमने ये समझा था कि ये जो एडी है, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, और ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब हमारे पास इतना कॉमनली समझने के लिए हो गया। तो ये हमारे दो कंपोनेंट थे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में। अब हम एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट देख रहे हैं। जो सी था वो एग्रीगेट डिमांड में भी था और एग्रीगेट सप्लाई में भी है।
तो क्योंकि सी वहाँ कंजम्पशन के लिए था, यहाँ ये है कि सी पर जो खर्च किया गया और जो बच गया वो एस है, सेविंग है, और वो टोटल एंटायर इनकम एक इकोनॉमी में रह जाती है। तो सी फॉर कंजम्पशन, एस फॉर सेविंग। अब हम इसके शेड्यूल को समझते हैं, इसी बेस पर हम इसका शेड्यूल बनाते हैं। और जब हम एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल बनाएंगे तो एक चीज़ हमारे सामने पहले से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये बताया गया है, जो हमने डिस्कस किया अभी तक उससे दो बातें सामने आई हैं कि एक ये y है और एक ये as है। as को हम y ही कह रहे हैं, तो जो ये होगा वही ये भी होगा, क्योंकि ये किस चीज से बन रहा है, c प्लस एस से बन रहा है, c प्लस एस से बन रहा है। तो सपोज कर लीजिए इनकम 0 है तो as भी 0 होगा, 0 लेवल की इनकम पर as भी 0 होगा, as भी 0 होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही as भी बनेगा, लेकिन उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, नो चेंज नहीं होगा। यहाँ अगर 20 हो गया इसे भी हम 20 लिखेंगे, यहाँ 30 हो गया इसे भी हम 30 लिखेंगे, यहाँ 40 हो गया इसे भी हम 40 लिखेंगे। जितना हम इनकम दिखाएंगे, क्योंकि as भी इनकम के बराबर ही होता है, यहाँ अगर हमने 50 शो किया तो यहाँ भी 50 ही होगा। ये हमारा as का फॉर्मेशन है, as का जो शेड्यूल बनता है, टेबल जो as की बन रही है, ये टेबल ये बता रही है, as की टेबल है ये as, और इसी को हम y कह रहे हैं। तो जो y होगा वही c प्लस एस as भी होगा। अब ये कैसे हुआ है, अब आप देख लीजिए। कल मैंने एग्रीगेट डिमांड की बात की थी आप लोगों से, एक शेड्यूल बनाया था, जो प्रीवियस जो हमने वीडियो की बात की थी, प्रीवियस वीडियो में वीडियो जो 1 बनाया था उसमें हमने y रखा था, उसमें हमने c रखा था, उसमें i रखा था, और उसमें ad रख लिया था, और c प्लस आई को हमने ad कह लिया था, c प्लस आई। वहाँ पर हमने 0, 10, 20, 30, 40 इस टाइप से एडी की शेड्यूल बनाई थी, एडी का शेड्यूल बना था। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, ये अगर हमारे पास कंजम्पशन है। अब मैं यहाँ पर सीधे सेविंग की बात करता हूँ, आई की बात भी नहीं कर रहा हूँ, एस की बात कर रहा हूँ मैं, वो वहाँ हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। अब अगर मैं एस की बात कर रहा हूँ तो हमने क्या कहा, y माइनस सी इक्वल्स टू एस, वाई माइनस सी इक्वल्स टू एस। तो y कितना है, 0 है, c कितना है, 5 है, तो 0 माइनस 5 इक्वल्स टू -5। 10 माइनस 10 0, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15, ये हो गया, ये हमारा s हो गया। और हमने क्या कहा, c प्लस एस इक्वल्स टू वाई। तो c प्लस एस प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे s लिखता हूँ तो s में as लिख लेता हूँ, सपोज कर लीजिए। अब मैं as और y अगर लिखता हूँ तो ये है -5 प्लस 5, ये 0 हो जाएगा। फिर ये है, ये 10 है, 10 प्लस 0 10, फिर ये 5 है, ये 15 है, 15 प्लस 5 20, फिर ये आ जाएगा 20 प्लस 10 30, और ये आ जाएगा 25 प्लस 15 40। तो ये बन गया। इट मीन्स जो as होगा
वो y के बराबर होगा, क्योंकि y के दो कंपोनेंट हमने अभी पढ़े हैं, एक पढ़ा है c, एक पढ़ा है s। c जितना होगा ये इनकम में से जो कंजम्पशन किया जाएगा, उसके बाद जो इनकम बच जाएगी शॉर्ट रन में, वो सेविंग कहलाती है। शॉर्ट रन में आफ्टर कंजम्पशन ओवर एंड अबव इनकम आर कॉल्ड सेविंग। ओवर एंड अबव इनकम जो है वो सेविंग है। तो ये सेविंग हो गया, और डिटेल से हम सेविंग फंक्शन में इसे समझेंगे। अभी कंजम्पशन को कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो कंजम्पशन फंक्शन का होगा। उसके बाद का जो वीडियो होगा पार्ट 4 सेविंग फंक्शन का होगा, पार्ट 3 कंजम्पशन फंक्शन का होगा। इसे हम एक बार और डिटेल से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम ए एस की टेबल को समझने के लिए ये समझ गए हैं कि जो हम y लिखेंगे वही हमारा ए एस भी होगा, जो हमारा y होगा वही ए एस भी होगा। और अगर हम इसी से अगर इसका डायग्राम बना लें, इसी को अगर हम कर्व बना लेते हैं, इसी चीज का, इसी टेबल पर आप देख लीजिए, इसी चीज का अगर हम कर्व बनाते हैं तो ये 45 के एंगल पर हमारी एक जो लाइन बनी 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये ए एस है, इसी को हम y भी कहते हैं। y या ए एस ये लाइन है, ये 45 के एंगल पर है। तो ये हमारा डायग्राम भी बन गया इस पर। ये 0 था, ये भी 0 है, ये 10 हुआ, ये भी 10 हुआ। 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्लोप है y का, ए एस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, y का या ए एस का जो स्लोप होगा उसे उसने ऑप्शन दे रखा था परफेक्ट इलास्टिसिटी, इनपरफेक्ट इलास्टिसिटी, इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन, ये दे रखा था उसने। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसे में इसे यूनिटरी बोला जाता था, बट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इसे एज पर कीन्स रेफरेंस लाइन बोला गया है। ये परफेक्ट इलास्टिक है, तो इसका जो स्लोप है, ए एस लाइन का जो स्लोप है वो परफेक्ट इलास्टिसिटी को दिखाता है। परफेक्ट इलास्टिसिटी, सी इतना है तो भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सी इतना हो जाए, C1 C2 कितना भी हो जाए, C2, ये परफेक्ट इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी है, इस लाइन की परफेक्ट इलास्टिसिटी है। और इसीलिए जो चेंजेज होते हैं वो इन्फिनिटी चेंजेज होते हैं, इन्फिनाइट चेंजेज होते हैं इसमें। तो स्लोप ऑफ ए एस लाइन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिसिटी होती है इसकी। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है स्लोप ऑफ ए एस इज, और हमारा आंसर होगा परफेक्ट इलास्टिसिटी, क्योंकि इसे 45 के एंगल पर बढ़ाया गया है। अगर हम यहाँ 60 कर लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। जितना हम इसे इनकम को जितना भी हम एज्यूम करेंगे, प्लान करेंगे, उतना ही हमारा ए एस भी हो जाएगा। ए एस का मतलब सी प्लस एस, तो जितना इनकम प्लान करेंगे उतना ही ए एस हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा ए एस की शेड्यूल एंड डायग्राम था। आप इसे एक बार समझ भी सकते हैं। ये ए एस का शेड्यूल है हमारा। हम ए एस के शेड्यूल को समझ लेते हैं। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है, इसमें ज़्यादा टाइम आई थिंक लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। देन अब आ जाता है डायग्राम। डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ये कि 45 डिग्री एंगल पर ये लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन। अब थोड़ा सा इसे समझना है, इस पर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया था सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। और सीबीएसई बोर्ड में भी ये जो उनका सैंपल पेपर था 2019 का, उसमें दिया गया था कि 45 डिग्री एंगल लाइन क्या शो करती है। ए एस 45 डिग्री एंगल लाइन जो है वो क्या शो कर रही है, किस चीज को शो करती है। तो ये 3 मार्क्स के लिए उसमें पूछा गया था। तो अब हम देख लेते हैं, ये डायग्राम है। द डायग्राम shows that AS and Y are equal to each other. each other इक्वल है ये, as in indicate by
45 लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो लाइन है ये 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ होती है। क्यों हो रही है? जितना इनकम है उतनी ही एएस है, इसीलिए ये 45 डिग्री के एंगल पर इंडिकेट हो रही है। मतलब अगर 10 इनकम थी तो 10 ही एएस था, 20 इनकम हुई 20 ही एएस हुआ, 30 इनकम हुई 30 एएस हुआ, 0 इनकम थी एएस भी 0 था। इसलिए ये जो लाइन ड्रॉ होती है ये 45 डिग्री के एंगल पर होती है। इस लाइन को 45 डिग्री या एएस लाइन को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। एज पर कीन्स 45 डिग्री लाइन इज अ रेफरेंस लाइन। इस लाइन को इन्होंने रेफरेंस लाइन के नाम से भी बताया है कि जो एएस लाइन होती है, इस डायग्राम को अगर हम समझते हैं तो इसी को इलस्ट्रेट करते हैं तो उसी का 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन इन केंजियन इकोनॉमिक्स। 45 degree line in Keynesian economics is line of reference. Each point on this line shows that AS equals to AD. हर जो पॉइंट है इसका, उस पर मैंने अभी आपको बताया भी था कि हर पॉइंट पर AS इक्वल्स टू AD को ही शो करता है। ये रेफरेंस लाइन है और कीन्स ने इसे, क्योंकि ये एक्स एंड सेविंग है और डिमांड भी जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी एक्स एंड है, तो एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई एज पर कीन्स इज एक्स एंड। एक्स एंड मीन्स प्लानिंग। ये 45 के एंगल पर ड्रॉ की गई है, 45 डिग्री के एंगल पर इसे शो किया गया है। और 45 डिग्री के एंगल पर क्यों शो किया गया है? क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है। ये क्या इंडिकेट कर रही है? एवरी लेवल ऑफ सी और एडी, सी प्लस आई, एडी, जितना भी एडी अगर इंक्रीज हो रहा है, एडी 1 है, ये एडी 2 में लिख लेता हूं, ये अगर और हो जाए तो एडी 3 हो जाएगा। जितना भी हमारे पास एडी इंक्रीज हो रहा है, एडी इंक्रीज होने का मतलब होता है सी प्लस आई का इंक्रीज होना, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होना। और जितना ही कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा उतना ही एएस भी इंक्रीज होगा। इसीलिए ये 45 डिग्री के एंगल पर है। परफेक्ट इलास्टिक लाइन हम इसे बोलते हैं, या इसी को हम रेफरेंस लाइन, एज पर कीन्स इसी को रेफरेंस लाइन भी उन्होंने कहा है। और इसका जो स्लोप है वो परफेक्ट इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी है इस पर। ये रेफरेंस लाइन है और इसका हर लेवल क्या शो करता है? एडी इक्वल्स टू एएस। ये एएस लाइन है, ये एएस लाइन है, ये एडी है। तो यहाँ पर एडी इक्वल्स टू एएस हो रहा है, यहाँ पर भी एडी इक्वल्स टू एएस हो रहा है, यहाँ पर भी एडी इक्वल्स टू एएस हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है एडी तो एएस भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर एडी ज्यादा है, एएस भी ज्यादा है। यहाँ पर एडी पहले से कम है तो एएस भी पहले से कम है। यहाँ पर एएस और कम है तो एडी कम है तो एएस भी कम है। यही ये रेफरेंस लाइन शो करती है। एवरी लेवल ऑफ दिस लाइन shows AD equals to AS और AS equals to AD, सेम चीज होगी। The level of output, income and employment in an economy move together, दोनों एक साथ मूव करेंगे। जितना इनकम होगा उतना ही कंजम्पशन होगा, इनकम होगा, कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी। यह है साइक्लिक फ्लो, यह है साइक्लिक फ्लो। द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन टिल फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो आगे के वीडियो में, जहां पर एडी इक्वल्स टू एएस होता है और एस इक्वल्स टू आई होता है, दो अप्रोचेज होती हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की, उन्हें आगे के वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे जब हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लेंगे, सेविंग फंक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगा, तब हम ए एस इक्वल्स टू ए डी को डिटेल से समझेंगे। फिलहाल हम ये कह रहे हैं
कि तब तक ये इंक्रीज होता है जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट रीच नहीं कर लेता है इकोनॉमी, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट तक नहीं पहुंच जाती इकोनॉमी। इंक्रीज इन आउटपुट मीन्स इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना आउटपुट इंक्रीज होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज होने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा। प्रोडक्शन किससे बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ने के लिए प्रोडक्शन के फैक्टर होंगे। फैक्टर को जो पेमेंट होगा वो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। फैक्टर के पेमेंट्स अलग अलग हैं, रेंट है, वेजेज हैं, ये सब चीजें हैं, बट हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं एज पर केन्स। तो इंक्रीज होगा, जितना आउटपुट इंक्रीज होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इफ डिक्रीज इन आउटपुट मीन्स लेस एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ इनकम, लोअर लेवल ऑफ इनकम। जैसे कोविड पीरियड में हमारा एग्रीगेट डिमांड लॉकडाउन के कारण कम रहा है। एग्रीगेट डिमांड क्या रहा है? लॉकडाउन के कारण कम रहा है। इसीलिए इकोनॉमी जो है, जो हमारी इनकम है, जो हमारा जीडीपी है, वो लगातार कोविड पीरियड में कम होता गया है, कम होता जा रहा है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है। तो लेस एग्रीगेट डिमांड, लेस आउटपुट, लेस एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ द इनकम, इनकम उतनी ही कम रहेगी। तो ये था हमारे पास एडी एंड एएस। आई थिंक दोनों वीडियो में आप, अगर आपने दोनों वीडियो वॉच कर ली हैं तो इसे समझ गए होंगे, एडी एंड एएस। और इसी पर बेस्ड अब हम सी को अलग पढ़ेंगे, वो कंजम्पशन फंक्शन होगा। एस को अलग पढ़ेंगे, वो सेविंग फंक्शन होगा। तो हम एएस के एस को और एडी के सी को और डिटेल से अगले जो आने वाले वीडियो हैं उनमें समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।